आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपसे पहले ये क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, वो ये है कि ये ब्रिटिश युग का, हम यहाँ लिख देते हैं, यह ब्रिटिश युग का अंतिम संविधान है। अंतिम संविधान है, ये आपने लिख लिया। एक बात आपको और जानना होगा, हमारा जो वर्तमान संविधान है, मतलब जो वर्तमान संविधान है जिससे हम लोग आजकल शासित हो रहे हैं, ये जो वर्तमान संविधान है इसमें 2/3 जो भाग है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। क्लियर? अब बच्चों हमको एक बात करनी है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आता है, किन परिस्थितियों में आता है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था, 27 में नियुक्ति हुई थी, 28 में ये भारत आया था। और जब ये भारत आया 1928 में, जब ये भारत आता है तो इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी 1930 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड सर को जो रिपोर्ट सौंपा था, उसी रिपोर्ट का परिणाम था लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन था, यहां हम लिख देते हैं, देखिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन। और अगर हम देखें तो इसी गोलमेज सम्मेलन पर जब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश संसद में स्पष्टीकरण दिया था, तो उसी स्पष्टीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? इसी स्पष्टीकरण को हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं। श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर 1933। क्लियर? और यही जो श्वेत पत्र है 1933 का जो श्वेत पत्र है, ये देखिए फिर से लिख दिया, श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर 1933 का विस्तार या कानूनी रूप ही, विस्तार या कानूनी रूप ही क्या है? आप कहेंगे कि सर भारत सरकार अधिनियम 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अब इसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है जिसे हमें करना होगा, और वो प्रश्न ये है कि वह कारण क्या है जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो देखिए, कोई टफ टॉपिक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप हेडिंग डाल दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पारित होने का कारण क्या है या आने का कारण क्या है। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने का कारण। तो बच्चों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उसका पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वह आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले एक एक्ट और आया था जिसे आप पढ़ चुके हैं। वो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। तो आइए देखते हैं, ये देखिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने का कारण यही ना। तो आप ये कह देना कि सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष था लोगों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष क्यों था? तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रांतों में द्वैत प्रणाली, जिसे हम लोगों ने अंग्रेजी में डायरकी कहा था, इससे असंतोष था, क्योंकि द्वैत प्रणाली ने प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया था। जबकि भारतीय क्या चाहते थे? भारतीय चाहते थे कि नहीं, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार हो, मतलब सरकार जो बनेगी प्रांतों की वह अपनी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन इस द्वैत प्रणाली के द्वारा या डायरची के द्वारा यह उत्तरदायित्व आंशिक कर दिया गया था। ठीक है, और तर्क दिया गया था कि भारतीयों को शासन का गुण सिखाने के लिए या शासन का प्रशिक्षण देने के लिए यह जरूरी है। क्लियर है? तो एक पॉइंट आपने ये समझ लिया आने के कारण में। दूसरा यह है कि स्वराज पार्टी की भूमिका, स्वराज पार्टी की भूमिका। तो प्यारे बच्चों, स्वराज पार्टी लगातार केंद्रीय विधानसभा में अड़ंगेबाजी कर रही थी और बार बार सरकार को चेतावनी दे रही थी, वाइसराय को चेतावनी दे रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कमियां हैं। ये बता रही थी बार बार कि 1919 के एक्ट में कमियां हैं और इन्हीं कमियों को जांचने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी। वो भी हम आपको याद दिला दें, अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी। यह 8 सदस्यीय एक कमेटी थी। मूडीमैन समिति या कमेटी 8 सदस्य थी और अलेक्जेंडर मूडीमैन समिति भी स्वराज पार्टी से सहमति व्यक्त कर गई और उसने माना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तमाम कमियां हैं, खामियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए किसी आयोग को भेजा जाए और वह आयोग साइमन कमीशन के नाम से आया था। क्लियर? और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब साइमन कमीशन चल रहा था तो उसी समय भारत में एक समिति बनी थी और वो थी मोतीलाल नेहरू समिति। मोतीलाल नेहरू समिति। तो देखिए, जो मोतीलाल नेहरू समिति बनी थी, इसने अपनी जो रिपोर्ट दिया था उसे कहा जाता है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, उस मोतीलाल नेहरू समिति या रिपोर्ट में भी कुछ बातें कही गई थी। इसमें इन्होंने कहा था कि देखिए, जो आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अपनाए हुए हैं, आप इसको समाप्त कर दीजिए, मतलब आप इसे समाप्त कर दीजिए और संयुक्त निर्वाचन को अपनाइए, क्योंकि इससे अगर आप पृथक निर्वाचन को अपनाए रखेंगे तो इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ेगी। इस प्रकार मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने भी, ठीक है, सरकार से, ब्रिटिश सरकार से मांग किया था कि आप एक एक्ट ला करके और ये पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दीजिए। क्लियर? और संयुक्त निर्वाचन को अपना लीजिए। हो गया? मोतीलाल नेहरू समिति ने एक और चीज की मांग किया था। वो कहा था कि हम भारतीयों को औपनिवेशिक स्तर दे दिया जाए, ठीक है, या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमें दे दिया जाए। क्लियर? और बच्चों, और आने का क्या कारण था? तो आप कहेंगे कि सर देखिए, स्वराज पार्टी की भूमिका आपने देखा है, उसने कहा था कि कमियां हैं 1919 के अधिनियम में, उसको आप दूर करिए। सरकार ने क्या किया? वाइसराय रीडिंग की सरकार, रीडिंग READING रीडिंग की सरकार ने क्या मांग किया था? सरकार ने भी स्वीकारा था और उन्होंने अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी की नियुक्ति करवा दिया था। अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी भी स्वराज पार्टी से सहमति व्यक्त कर चुकी थी। ठीक है,
और वो मांग भी कर चुकी थी कि एक आयोग भेजा जाए, और उसी का परिणाम था साइमन आयोग। मोतीलाल नेहरू समिति भी ठीक है लगातार अपना सुझाव दे रही थी कि आप भाई ये पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दीजिए, संयुक्त निर्वाचन को अपना लीजिए, इसके लिए आप कोई एक एक्ट लेकर आइए और हमें औपनिवेशिक स्तर दे दीजिए या डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। फिर एक चीज़ है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था साइमन कमीशन के सुझाव पर, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णयों को भी लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। मेरे प्यारे बच्चों, एक और पॉइंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसने क्या किया था, ब्रिटिश भारतीय सरकार की नीति को हराम कर दिया था। बहुत ही ताकतवर आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा से संचालित था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की इस शक्ति को तोड़ने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाना चाहती है, क्योंकि ऐसा करके वो करेगी क्या कि जो भारतीय लोग हैं उसे दो धड़ों में बांट देगी। एक ऐसा वर्ग होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सपोर्ट करेगा और दूसरा वर्ग होगा जो इसका विरोध करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही है या राष्ट्रवादी शक्तियां जो उत्पन्न हो रही हैं, वो राष्ट्रवादी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। इसलिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। मैं सोचता हूं कि आप इसे बेहतर समझ चुके होंगे। और अब आप अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषताएं या स्पेसिफिक फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना। तो पहली बात आइए करते हैं, क्या है विशेषता। तो बच्चों देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रस्तावना वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की थी। मतलब प्रस्तावना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की प्रस्तावना को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रखा गया था। मतलब कुछ भी चेंज नहीं था। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है, क्योंकि सरकार ने उद्देश्य नहीं बदला अपना, तो प्रस्तावना कहां से बदल देगी। तो अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तत्कालीन दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेख था, विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख था। ये सबसे बड़ा अभिलेख था। अब यहां आपसे पूछ देंगे कि यह सबसे बड़ा अभिलेख हुआ क्यों। ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर क्यों बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे कि सर इसमें केंद्र का या संघ का और प्रांतों का संविधान लिखा गया था। मतलब केंद्र और प्रांत दोनों के संविधान होने के नाते यह इतना बड़ा अभिलेख हुआ। अब तीसरी बात आपको हम पॉइंट से जो बता देते हैं ताकि आप भूल ना करें। यह सबसे बड़ा अभिलेख था। इसमें 321 धाराएं थी, 10 इसमें परिशिष्ट थे, सब याद रखने वाली चीजें हैं, और इसमें 14 भाग थे। 14 भाग थे। क्लियर हो गया। अब बच्चों एक बात और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक और बात कही गई थी। वो क्या, इसमें बताया गया था कि हम एक ऑल इंडिया एसोसिएशन चाहते हैं या अखिल भारतीय संघ चाहते हैं। ऑल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना चाहते हैं, अखिल भारतीय संघ बनाने का निर्णय
इसमें लिया गया था, उसका निर्देश दिया गया था इसमें, और यह बताया गया था कि अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा। तो इन्होंने कहा कि दो तरह से बनेगा, दो प्रकार के सदस्यों से बनेगा, एक और दो। एक सदस्य कहां से आएगा? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आएगा। ब्रिटिश जो भारतीय प्रांत है वहां से आएगा। और दूसरा कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा कि देसी रियासतों से आएगा। देसी रियासतों से आएगा, या जो देसी राजकुमार हैं या प्रिंसली स्टेट है उनसे आएगा। लेकिन बच्चों, इसमें जो अखिल भारतीय संघ बनाने का निर्देश दिया गया था, इसमें कमियां थी। क्या कमियां थी? ये जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत आएंगे, इनको अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत, तो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं उनका अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य होगा, उनको होना ही होगा, ठीक है। लेकिन एक गंदी पॉलिसी प्ले की गई। वो गंदी पॉलिसी क्या थी? इसमें कहा गया था कि जो देसी रियासतें हैं इनका शामिल होना या न शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो आप बताओ, कौन चाहेगा शामिल होना? कौन चाहेगा अपनी बपौती को छोड़ना? कौन चाहेगा अपनी रियासत को छोड़ना? तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने ये भी कहा था कि भाई आपकी स्वैच्छिक होगी, मतलब आप शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अगर आप शामिल होते हैं तो आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। देसी रियासतों से कहा कि आप शामिल होंगे कब? जब आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे तब। तो हमने आपको बताया ना कि क्यों कोई शामिल होना चाहेगा। इस प्रकार से अखिल भारतीय संघ बनाने का सपना अधूरा रह गया। क्लियर हो गया ना? अखिल भारतीय जो संघ बनाने का सपना था वो पूरा नहीं कर पाई। कौन? आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आप जानते हैं इस सपने को पूरा किया था हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब उन्होंने देसी रियासतों का विलय किया था। अब दूसरी बात यहाँ पर है, क्या प्रोविजन है इसके अंदर, क्या और विशेषताएं हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो भी पॉइंट चल रहा हो वो आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे समझ से आता है कि ई पॉइंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। ब्रिटिश जो संसद है यह क्या होगी? सर्वोच्च होगी, सुप्रीम होगी। क्यों? कैसे सुप्रीम होगी? तो आप कहेंगे कि सर, क्योंकि जो देश की संसद है, भारत देश की जो संसद थी, उसको ब्रिटेन की संसद के अधीन रखा गया था। क्लियर? एफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया था कि प्रांत में उत्तरदायी सरकार होगी। उत्तरदायी सरकार प्रांत में इन्होंने बनाने की बात कर दिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ये कर लीजिए आप ब्रैकेट में कि द्वैध प्रणाली या डायरची को, ठीक है, इन्होंने समाप्त करने की घोषणा कर दिया था। किसमें? उल्लेख कर दिया था, घोषणा नहीं, उल्लेख कर दिया था। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और कहा था कि जो द्वैध प्रणाली लागू होगी यह अब केंद्र में लागू होगी। द्वैध प्रणाली यह केंद्र में लागू होगी, ठीक है। मतलब प्रांतों से द्वैध प्रणाली को हटाया और केंद्र में द्वैध प्रणाली को लागू कर दिया था। एफ जी, एक बात उन्होंने और कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शासन के जो विषय हैं, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन में इन्होंने क्या कहा कि जो विषय होंगे वह 3 होंगे। एक, केंद्रीय सूची या संघ सूची। दूसरा, राज्य सूची या प्रांत सूची, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट या समवर्ती सूची। और एक और होता ही है अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यू पावर, अवशिष्ट शक्तियां।
क्लियर हो गया बच्चों? तो केंद्रीय सूची में 59 सब्जेक्ट रखे गए थे जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता था। प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट रखे गए थे, 54, और समवर्ती सूची में कितना रखा गया था? 36 रखा गया था। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई थी? आप कहेंगे वाइसराय और उसकी कार्यपालिका को दे दी गई थी। वाइसराय और उसकी कार्यपालिका को दी गई थी। क्लियर बच्चों? और अब हमारे सामने एक और प्रश्न उठ खड़ा होता है, बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होता है, और वो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ध्यान दीजिएगा, उसमें कानून निर्माण की सीमाएं थी। या अगला लिख लीजिएगा, कानून निर्माण की सीमाएं। किस सीमाएं थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में? क्या सीमाएं थी? देखिए, जो हमारी संसद होगी, भारत की संसद होगी या केंद्रीय विधानमंडल होगा, तो जो भारत की संसद है या केंद्रीय विधानमंडल है वह इन विषयों पर कोई कानून नहीं बना सकता। कौन कौन विषय है जिस पर कानून नहीं बना सकता? आप कहेंगे शाही परिवार पर कोई नियम नहीं बना सकता। दूसरा, थल सेना पर आप कोई नियम नहीं बना सकते। वायु सेना पर आप कोई नियम नहीं बना सकते। ठीक है? इस पर जो भी नियम बनाएगी सब ब्रिटिश संसद बनाएगी। इसका मतलब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी है या नहीं बनी है? ठीक है? और एक चीज और, अगला जो भी पॉइंट चल रहा हो, ठीक है, आप उसे सही कर लीजिएगा। वो ये था कि वाइसराय को वीटो का अधिकार दिया गया था। वाइसराय को वीटो का अधिकार दिया गया। अब वाइसराय अपने इस वीटो का प्रयोग कब कर सकते हैं? किसके विरुद्ध कर सकते हैं? आप कहेंगे केंद्रीय विधानमंडल नियम बनाती ही रहे, लेकिन अगर वाइसराय महोदय चाहेंगे तो वह बेकार हो जाएगा। मतलब अपना वीटो का प्रयोग करके वाइसराय जो हमारी संसद होगी उसके नियम को बेकार कर देंगे। ठीक है? लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इस एक्ट में सम्राट को भी वीटो का पावर दिया गया था। सम्राट, ब्रिटिश सम्राट को भी वीटो का पावर दिया गया था, को वीटो का अधिकार। ये क्या है बच्चों? तो आप याद रखिएगा, वाइसराय के वीटो को कोई सस्पेंड कर सकता था, खत्म कर सकता था। वो कौन? सम्राट अपना वीटो लगाकर वाइसराय के वीटो को समाप्त कर सकता था। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि देखिए, वाइसराय को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार था। कब? जब केंद्रीय विधानमंडल का सेशन न चल रहा हो और संयुक्त अधिवेशन पार्लियामेंट के या हमारी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको था? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार आज की तरह से जैसे आज राष्ट्रपति करते हैं, उस समय यह वाइसराय को यह दिया गया था। अब हमको एक चीज और याद रखना है, 1935 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, देश को किन प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, ये भी आप देख लें। तो देखिए, 1935 के एक्ट के द्वारा हमारे ब्रिटिश भारत में जो विभाजन किया गया था वो प्रांतों में किया गया था, कमिश्नरियों में किया गया था। क्लियर? और किस में किया गया था? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर विधान, प्रांतों, कमिश्नरियों और ये देखिए विधान परिषदों में भी किया गया था। आप ऐसे कर लीजिए। देखिए, अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रिटिश भारत में कुल 11 प्रांत थे। कमिश्नरियों की बात करें तो कमिश्नरियां 4 थीं। इन चारों को नाम आप अगर याद रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। एक तो होगा ब्रिटिश बलूचिस्तान, लिख लीजिएगा ब्रिटिश, इसके पहले जोड़ लीजिएगा।
ब्रिटिश बलूचिस्तान। दूसरा कौन था? आप कहोगे कि सर दूसरा दिल्ली था। अब बात आती है कि तीसरा क्या है, तो आप बोलोगे बहुत इजली कि तीसरा है सर बंगाल। ठीक है, बंगाल नहीं आएगा, सॉरी अजमेर आएगा। ठीक है, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, ये एक में आएगा। अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग आएगा। और जो चौथी कमिश्नरी आती है वो अंडमान निकोबार आएगी। अंडमान निकोबार आएगा। और बच्चों याद रखना, पहली बार प्रांत में विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद की बात की गई। मतलब हमारी जो प्रांतीय विधानसभा है उसको पहली बार द्विसदनी बनाया गया। प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था, विधानसभा के साथ विधान परिषद को किसने शुरू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने शुरू किया था। और 6 प्रांतों में विधान परिषद बनाई गई थी। ठीक है, तो ये 6 प्रांत भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, पूछ देगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने प्रांतों में विधान परिषदों ने फंक्शन किया था। तो यार सीधी सीधी सी बात है, एक तो मद्रास कर लो, ठीक है ना, दूसरा आप बम्बई कर लो, बम्बई प्रांत, और तीसरा क्या करोगे? बंगाल करोगे, जो हमने भूल से वहां लिख दिया था। और चौथा क्या करोगे आप? संयुक्त प्रांत कर लो। संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। पांचवा क्या करोगे आप? पांचवा कौन आएगा? तो उत्तर प्रदेश है तो बिहार तो होगा ही होगा। और छठा क्या होगा? असम होगा। ये 6 प्रांतों में विधान परिषदें भी थीं। और अब अगला पॉइंट हमको करना होगा कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगला जो पॉइंट आएगा आप कर लें। अगला पॉइंट क्या आ रहा है? तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके द्वारा एक चीज़ समाप्त कर दी गई थी। वो क्या समाप्त किया गया था तो हमको जानना होगा। तो बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत परिषद को या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को ये समाप्त कर दिया गया। लेकिन आप याद रखना कि भारत परिषद को तो समाप्त जरूर किया गया था, परंतु भारत सचिव के पद को बनाए रखा गया। और भारत सचिव की सहायता के लिए अधिकतम 6 और न्यूनतम 3 सदस्य, 6 ये मैक्सिमम है और 3 ये मिनिमम है, सदस्यों की एक समिति होगी। क्लियर? और अब हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात हम लोग कर लें, संघीय न्यायालय की बात कर लें। तो आपको याद रखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने संघीय न्यायालय के स्थापना का निर्देश दिया था। ठीक है, जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं और अमूमन आम आदमी इसे सुप्रीम कोर्ट कह देता है। ठीक है ना, लेकिन वो फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो वो 1949 में हो गई। ठीक है ना, और हीरालाल जी कान्या हमारी सुप्रीम कोर्ट के पहले, ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे, हीरालाल जी कान्या। ठीक है ना। तो ये जो संघीय न्यायालय बनेगा, इसमें निर्देश दिया गया था कि इसकी पीठ जो है केवल एक होगी, बेंच इसकी एक होगी और ये नई दिल्ली में होगी। एक तो आपने ये देखा। दूसरी चीज ये आप देख रहे हैं कि कुल इसके न्यायाधीश 7 होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। और मॉरिस ग्वायर ये फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे। लेकिन आप याद रखिएगा कि संघीय न्यायालय सर्वोच्च नहीं थी। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट कहेंगे? नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कहीं लिखा हुआ है तो वह अनाड़ीपन का काम है। क्लियर? वो नहीं जानते हैं। आप याद रखिएगा कि ये संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट ये सुप्रीम नहीं थी, इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल थी जो लंदन में बैठती थी। क्लियर? जहां राजा
अपने लाडों के साथ बैठ करके न्याय करता था। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि संघीय न्यायालय का कार्य क्या था। न्यायालय का कार्य क्या है? तो इसका कार्य दो ही था बस, तीसरा कोई कार्य नहीं है। क्लियर? बस केवल दो कार्य है संघीय न्यायालय का। एक, संविधान की व्याख्या करेगी वो। एक तो कार्य इसका ये कि आप संविधान की व्याख्या करो, ठीक है। दूसरा, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र और राज्य या प्रांत के बीच जो विवाद है, आप इस विवाद का समाधान खोजो। क्लियर? आपने इसे कर लिया होगा। और अब हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, और वो है हमारी संसद में क्या चेंज आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल में क्या चेंज आ रहा है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्लियामेंट या केंद्रीय विधानमंडल। तो हमने यहाँ लिख दिया विधानमंडल, यहाँ केंद्रीय लिखना चाहिए था, केंद्रीय विधानमंडल। तो बच्चों, जो ये पार्लियामेंट है या केंद्रीय विधानमंडल है, ठीक है, इसके दो हाउस होंगे, मतलब द्विसदनात्मक होगा। पहले से ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही लाया गया था। तो इसमें इन्होंने एक को कहा था फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली कहा था, फेडरल असेंबली। और दूसरे को क्या कहा था? दूसरे को कहा था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा था। तो मतलब ये दो सदन को मिलकर के हमारी केंद्रीय विधानमंडल या पार्लियामेंट बननी थी। तो हम फेडरल असेंबली की चर्चा पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने निर्देश दिया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निर्देश था कि केंद्रीय जो विधानमंडल का निचला सदन होगा या फेडरल असेंबली होगी या लोअर हाउस होगा, उसमें कुल 375 सदस्य होंगे। अब 375 में दो भाग होंगे, 125 और 250, ठीक है। तो अब ये 125 या देशी रियासतों द्वारा होंगे, या कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट द्वारा या वहाँ के राजाओं द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होंगे, नामांकित प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। और दूसरा 250 कहाँ से आएंगे? इनका ये कहना है कि 250 लोग ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से चुन करके आएंगे। और ये चुनाव में कितने प्रतिशत जनता मतदान करेगी, ये भी याद रखिएगा। आप कहिएगा कि केवल 10% जनता को मतदान का राइट्स दिया था, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। फिर आता है, इसको हम लोग पढ़ लें, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के कुल कितने सदस्य थे? तो आप कह देना कि काउंसिल ऑफ स्टेट के कुल 260 सदस्य थे। 260, ये 260 सदस्य भी दो भागों में बटे थे, 156, 104। तो 156 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो आप कहेंगे कि सर ये ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, BI मतलब ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से के MLA द्वारा चुने जाएंगे। और 104 सदस्य कहाँ से आएंगे? आप कहेंगे कि सर ये प्रिंसली स्टेट या देसी राजकुमारों द्वारा मनोनीत होंगे। क्लियर? लेकिन आप याद रखिएगा, वो क्या, कार्यकाल की बातें हम लोग कर लेते हैं। जो फेडरल असेंबली होगी, यहां लिख दीजिएगा फेडरल असेंबली, FA, फेडरल असेंबली, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। फेडरल असेंबली का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इसकी गणपूर्ति मतलब कितनी संख्या रहेगी कि इसकी बैठक हो गई? तो आप कहेंगे कि सर यह था 1/3। क्लियर हो गया? और अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो आप याद रखिएगा, ये सब मैटर जल्दी मिलते नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये काउंसिल ऑफ स्टेट का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का था, जिसे हम आज राज्यसभा कहते हैं। आज 6 वर्ष की है। उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका कार्यकाल कितने साल का था? आप कहोगे कि 9 साल का था। ठीक है,
10% जनता को मताधिकार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ इन्होंने विस्तार कर दिया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था कि आप सांप्रदायिक निर्वाचन को रोक दीजिए क्योंकि देश खतरे में आ जाएगा, देश टूट जाएगा, देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा दिया था, निर्वाचन को बढ़ा दिया। और इसकी सीमा में कौन कौन आ गया? पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या से ज्यादा आरक्षण दिया गया। ठीक है, देश को तोड़ने की चाल चली जा रही है। मुस्लिमों को जो उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या का, ठीक है, ज्यादा दिया गया। तो 33.5% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। इसके साथ साथ हरिजनों को भी आरक्षण दिया गया, इसके साथ सिखों को भी आरक्षण दिया गया, इसके साथ एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण दिया गया, या सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। यूरोपियंस को भी अपने सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बहुत कुछ देश को तोड़ने की जो पटकथा है या पृष्ठभूमि है वो निर्मित कर दिया था। और अब एक बात हमको और याद रखना है कि बहुत अरसे से मांग चल रही थी कि नहीं चाहते हम औरों के मुख की रोटी खाना, और लोग मांग कर रहे थे, हमारे नेतागण ये मांग कर रहे थे कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बरार को भी अलग किया गया था। वो अलग की बात है कि बरार को अलग करके और हैदराबाद से जोड़ दिया गया था। हैदराबाद का जो देसी रियासत थी उससे जोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ अदन को भी भारत से अलग करके अलग कर दिया गया था। लेकिन अब हमको एक चीज़ और याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की आलोचना भी हमसे पूछता जाता है, स्पेशली मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी आलोचना हम कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की? तो सीधी सीधी सी बात है कि नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर कहा था, दास्ता का चार्टर कहा था। ठीक है ना। और दूसरी बात याद रखिएगा, जिन्ना ने क्या कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अब तक के संविधानों में सबसे बेकार का संविधान यही है, मतलब बेकार का संविधान। क्लियर हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, इसकी आलोचना और क्या कह सकते हैं आप? कर सकते हैं, आप कहेंगे जो केंद्र है, ठीक है, यह केंद्र सदैव अनुत्तरदायी बना रहा, या विधानमंडल के प्रति या पार्लियामेंट जो है यह कभी भी जो केंद्रीय सरकार थी यह पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं रही। ठीक है। अगली बात थी कि जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासत, इनको आरक्षण दिया गया था, अधिक आरक्षण दिया गया था, अधिक आरक्षण दिया गया। और एक और बड़ी कमी थी कि इन्होंने सांप्रदायिकता का विस्तार करके देश में नफरत की आग जला दिया था, और जिसकी फसल हम लोगों ने कब काटा या हमारे लोगों ने कब काटा? आप कहेंगे इस घिनौनी फसल को 1947 में भारत विभाजन के रूप में काटा गया था। आज इतना ही, फिर हम लोग अगला टॉपिक आएंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।